तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को संदर्भित करता है? पादपों को पोषक विलयन में उगाना, पत्तियों द्वारा जल के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्सर्जन करना, पादपों को खारे पानी वाले दलदली क्षेत्रों में उगाना या फिर पौधों को बिना जल वाले या कम जल वाले प्रदेशों में उगाना। क्या है इसका मतलब? हाइड्रोपोनिक्स, पादपों को पोषक विलयन वाले घोल में उगाना, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, पादपों को पोषक तत्वों से युक्त विलयन के घोल में उगाने की तकनीक जल संवर्धन मतलब हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। जल संवर्धन तकनीक को सब्जियों जैसे कि टमाटर, बीज विहीन खीरा के व्यापारिक उत्पादन हेतु सफलतापूर्वक लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? इनमें से बताइए कौन सा तत्व होता है क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। तो पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। मैग्नीज लाकर गलत मत कर देना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न हुई ऑक्सीजन जल से आती है। जल H2O होता है ना, इसी से आती है O2। तो देखिए, मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं को विखंडित करके ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्लोरोसिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित बीमारी है? गेहूं की जड़ का विगलन है। सीमेंट कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की स्वास्थ्य संबंधी रोग, गन्ने के तने का विगलन, पौधों की पत्तियों का पीलापन। क्या है क्लोरोसिस? देखिए, क्लोरोसिस है पौधों की पत्तियों का पीला पड़ना। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो कैसे पड़ती हैं पत्तियां पीली? देखिए, पत्तियों में क्लोरोफिल के ह्रास से पीलापन आना जो है क्लोरोसिस कहलाता है। तो क्लोरोफिल के ह्रास से जो है कमी के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। केवल यूकैरियोटिक जातियाँ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। जीवित प्राणियों द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। पता आपको चल गया होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन है? 78% नाइट्रोजन है ना। तो इसको नाइट्रेट में बदलना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो पहला वाला तो करेक्ट है, तीसरा वाला भी करेक्ट है, दूसरा गलत है। केवल प्रोकैरियोटिक जातियाँ, वो भी कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं, यूकैरियोटिक नहीं। 2 प्रकार की जातियाँ होती हैं ना, प्रोकैरियोटिक कोशा, यूकैरियोटिक कोशा। पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो देखिए, कथन एक सत्य है। नाइट्रोजन यानी N2 के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि वायु में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी केवल कुछ ही जीव नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। केवल कुछ प्रोकैरियोटिक जातियाँ, यूकैरियोटिक नहीं, केवल कुछ प्रोकैरियोटिक जातियाँ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाती हैं। तीसरा सही है। जीवित प्राणियों द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन अपचयन करने वाला नाइट्रोजिनस एंजाइम मात्र प्रोकैरियोटिक जातियों या क्या लिखा है, हाँ, प्रोकैरियोटिक जातियों में पाया जाता है ये। अब देखिए, जो नाइट्रोजन है वो पौधों के द्वारा नाइट्रेट में भी बदली जाती है और अमोनिया में भी बदली जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कौन से वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रमुख स्रोत हैं? कैसे आती है वातावरण की नाइट्रोजन ऑक्साइड? औद्योगिक दहन से आती है, पराबैंगनी विकिरण से भी आती है, जंगल में लगी आग से भी आती है, प्राकृतिक बिजली के चमकने से आती है। क्या 1 3 4 ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो प्राकृतिक बिजली के चमकने से भी आती है। दलदली क्षेत्रों से नहीं आती है ये, तो थर्ड वाले को एलिमिनेट करके आंसर मिल जाएगा अपने को। हाँ, सेकंड वाले को एलिमिनेट करके आंसर मिल जाएगा अपने को। सेकंड कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 1 3 4 5, 1 3 4 5 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, प्रकृति में बिजली चमकने और पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। औद्योगिक दहन, जंगल में लगी आग, वाहनों का धुआं तथा बिजली उत्पादन केंद्र भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत हैं, N2O के। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 को N2O में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक्वापोरिन, फ्लोएम, जाइलम, साइटोप्लाज्मिक, उपर्युक्त में से कौन पादपों में यानी पौधों में जल एवं खनिजों के परिवहन का कार्य करते हैं? कौन है जो पौधों में जल एवं खनिजों के परिवहन का कार्य करते हैं?
देखिए जाइलम तो जल का परिवहन करता है, फ्लोएम खनिज पदार्थों का, जाइलम कुछ कार्बनिक पदार्थों का भी करता है, और साइटोप्लाज्मिक करता है, एक्वापोरिन नहीं करता है। तो एक्वापोरिन को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी 2 3 4। तो देखिए पौधों में जल खनिज पोषक व कार्बनिक पोषक तत्वों का परिवहन साइटोप्लाज्मिक धारा जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा होता है, एक्वापोरिन नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पादपों में विसरण प्रक्रिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए विसरण पादप शरीर में गैसीय गति का अकेला माध्यम है। विसरण जो है ना, विसरण वो पादप शरीर में गैसीय गति का अकेला माध्यम है। विसरण पादपों में विसरण की प्रक्रिया में ऊर्जा का खर्च नहीं होता है। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है जो जैविक तंत्र पर निर्भर नहीं करती। देखिए दो प्रकार के तंत्र तो कई बार बताए होंगे ना, जैविक अजैविक। जैविक मतलब पेड़ पौधे हो गए, और क्या हो गया, जीव जंतु हो गए जिनके अंदर जीवन है। और अजैविक मतलब जैसे कि मिट्टी हो गई, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, स्थलाकृतियाँ, चट्टान, इसके अंदर अजैविक है ना, जीवन तो है नहीं। तो पहला वाला करेक्ट है। विसरण जो है पादप शरीर में गैसीय गति का अकेला माध्यम है, और पादपों में विसरण की प्रक्रिया में ऊर्जा का खर्च नहीं होता, ये सही बात है। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, बिल्कुल है, जो जैविक तंत्र पर निर्भर नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए पौधों के लिए विसरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पादप शरीर में यानी पौधों के शरीर में गैसीय गति का यह अकेला माध्यम है। विसरण की प्रक्रिया में ऊर्जा का खर्च नहीं होता है। विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है तथा वह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है पादपों में जल का परिवहन एक दिशात्मक होता है। पौधों में पत्तियों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों का परिवहन बहुदिशात्मक होता है। पौधों में जल का परिवहन एक दिशात्मक होता है क्या? करेक्ट है, एक दिशात्मक होता है। पौधों में पत्तियों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों का परिवहन ये बहुदिशात्मक होता है, अलग अलग भागों में जाते हैं, पत्तियों में, फल में। तो सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। याद रखिएगा पौधों में जल एक दिशात्मक चल रहा है, और जो खाना है ना, भोजन, कार्बनिक पदार्थ ये होगा वो बहुदिशात्मक चल रहे हैं। तो उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हो गए ये। देखिए जड़ वाले पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा आवश्यक रूप से एक दिशात्मक होता है, अर्थात मूल से तने तक, यानी जड़ से तने तक, रूट से स्टेम तक। देखिए पत्तियों द्वारा संश्लेषित कार्बनिक यौगिक फ्लोएम द्वारा पौधों के सभी अंग, जिनमें भंडार अंग भी सम्मिलित हैं, तक पहुंचता है। अतः पौधों में कार्बनिक एवं खनिज पोषकों का परिवहन बहुदिशात्मक होता है। तो पानी जो है जड़ से तने में जा रहा है, पानी जड़ से तने में जा रहा है, और जो खनिज पोषक तत्व हैं वो बहुदिशात्मक जा रहे हैं पौधों में, अलग अलग भागों में उसके। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। पादपों में जल एवं खनिज पदार्थों के परिवहन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है पादपों में जल खनिज और भोजन का परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब की विभिन्नता के परिणाम स्वरूप होता है। जाइलम जो है ना, जाइलम वो पादपों की जड़ से जल एवं कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन को पौधे के वायवीय भाग तक स्थानांतरित करता है। जो फ्लोएम है वो कार्बनिक एवं अकार्बनिक विलयनों को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। यानी जो चीज़ बहुदिशात्मक चल रही है वो फ्लोएम कर रहा है, जो चीज़ एक दिशात्मक चल रही है वो जाइलम कर रहा है। ये अलग से प्रश्न बहुत बार पूछा है। जाइलम पौधे में जल के लिए, और मेनली जो फ्लोएम है वो भोजन के लिए जिम्मेदार होता है। ये चीज़ आप बुलेट पॉइंट की तरह याद रखना, याद भी होगी। तो फिलहाल तीनों के तीनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लेकिन जाइलम जड़ से रूट तक जल को तो लेकर जाता है, लेकिन कुछ कार्बनिक तत्वों को भी ले जाता है। और जो फ्लोएम का मेनली काम है वो कार्बनिक और अकार्बनिक विलयनों को ले जाना पत्तियों तक। तो उपरोक्त तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। पौधों में जल खनिज तथा भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब की विभिन्नता के परिणाम स्वरूप होता है। उच्च पौधों में यानी उच्च पादपों में बहुत ही उच्च विशेषीकृत संवहनीय ऊतक जैसे कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम मुख्य रूप से जल, खनिज लवणों, कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन तथा हार्मोन को जड़ से वायवीय भाग तक स्थानांतरित करता है। फ्लोएम मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक विलयनों को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। यानी बहुरूपता इधर दिख रही है और एक रूपता जाइलम का कार्य, जैसा अभी प्रश्न पूछा था। तो ये पौधों में खनिज पोषण से रिलेटेड एनसीईआरटी बायोलॉजी के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम 2 बार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ना केवल यूपीएससी सिविल सेपा के लिए,
बल्कि स्टेट पीसीएस के लिए भी। धन्यवाद।